कि मनीष कश्यप एज ए प्रेस रिपोर्टर, एज ए पत्रकार, उन्होंने एक बयान दिया था कि तेजस्वी यादव जी 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, लिख के देता हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसे पत्रकार ऐसा बयानबाजी शोभनीय है। तमिलनाडु के लोगों से जूता खा के आते हैं, वही लोग अभी हम लोगों का विरोध करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं विरोध। अच्छा मनीष, अभी मेरे साथ देश तक के बेबाक और बेखौफ पत्रकार, देश तक न्यूज के संपादक और संस्थापक प्रेमराज चौहान जी है। मेरे साथ ये मौजूद हैं और आज इनके साथ मेरी खास बात होगी, और बात जो होगी वो सन ऑफ बिहार यानी पत्रकार मनीष कश्यप पर होगी। दोस्तों, आपको पता है कि तेजस्वी वाले बयान से मनीष कश्यप जो है सन ऑफ बिहार काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं जेल जाने की नोटिस भी आई थी और उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दूं, जगदीशपुर थाना में उन्होंने जो है अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन फिलहाल खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है मनीष कश्यप को जो है तमिलनाडु रिमांड में भेज दिया गया था। हालांकि बिहार पुलिस के बड़ी बड़ी टीम गठित हुई थी और उन्होंने भी मनीष कश्यप से पूछा था, लेकिन बावजूद इसके कि बिहार पुलिस के पूछताछ के बाद अब जो है पत्रकार मनीष कश्यप को जो है तमिलनाडु भेज दिया गया है बाई फ्लाइट। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। मेरे साथ बेखौफ और बेबाक पत्रकार जो है प्रेमराज चौहान जी है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा, मनीष कश्यप के ऊपर जो बातें कही जा रही है, हालांकि जो है मुझे नहीं लगता है कि मैं एज ए रिपोर्टर जो है ये कहने पर कहीं ना कहीं ये मैं गलत नहीं महसूस कर रहा हूं कि मनीष कश्यप ने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। देखिए, बड़ी गलती आपके कहने से या नहीं कहने से छोटी नहीं हो जाएगी। बात रहा कि तमिलनाडु वाले मुद्दे में जिस तरह मनीष कश्यप को घेरे में लिया गया और बिहार में भी उन पे कई एफआईआर दर्ज किए गए अफवाह फैलाने के कारण, और तमिलनाडु में भी उनके नाम पे 13 एफआईआर लगभग दर्ज हैं, और इन एफआईआरों में उनसे जो आर्थिक नुकसान हुआ है तमिलनाडु को, उस पर भी चर्चा की गई है। बशर्ते अब जो उनका बिहार में जो हाई कोर्ट ने उनको रिमांड में बिहार पुलिस को दिया था, अब अर्जी लगाकर तमिलनाडु को पुलिस यहाँ से उनको कोर्ट से ऑर्डर लेके ले गई है तमिलनाडु। अब वहाँ किस तरह का बिहेव उनके साथ किया जाता है, वहाँ क्या। लेकिन सर, मनीष कश्यप को जब तमिलनाडु लेकर के जाया जा रहा था, बहुत सारे पत्रकार भी थे, तो मनीष कश्यप ने वहां पर अपना इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है बिहार पुलिस ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, कोई बुरा सलूक नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है तमिलनाडु पुलिस पर, वहाँ के प्रशासन पर कि वो लोग भी मेरे साथ कहीं ना कहीं अच्छा ही व्यवहार करेंगे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पुलिस पे यकीन है, बस यहाँ के नेताओं पे नहीं, क्योंकि ये जो नेता है, आखिर मनीष कश्यप जी को नेताओं पर यकीन क्यों नहीं है, आप बात कैसे कर सकते हैं? देखिए, नेताओं पे यकीन क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग डेली उठाते हैं, भ्रष्टाचार, और जो देखने को मिलता है आवाज़ दबाना जनता का, हम लोग तो डेली आवाज़ ही उठाते हैं ना, और दिखता है ना गलत। आप इस रोड में भी हम लोग आए, कितना भ्रष्टाचार है, आगे भी हर एक जगह तो वही हाल है, तो कहीं ना कहीं बिलीव नहीं है गवर्नमेंट पे, और इसीलिए उसने कहा, और जो उसको फंसाया गया इस चक्कर में, तो गवर्नमेंट के ही प्रेशर पे कहीं ना कहीं बिहार पुलिस काम कर रही थी, इसलिए डायरेक्ट मनीष कश्यप ने ये कहा कि उसे गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, बशर्ते पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि पुलिस अलग अंग है, वो अपना सुरक्षा का काम करती है जनता का, तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना जिम्मेदारी निभाती है। अच्छा, जिस प्रकार से प्रेमराज चौहान जी मैंने देखा कि बिहार में आए दिन सामूहिक बलात्कार की घटनाएं उत्पन्न होती रहती है और कहीं ना कहीं मर्डर का केस भी उभर करके आता है। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो है बिल्कुल एक्टिविटी इस मामले में नहीं दिख रही है, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जिस प्रकार से नोटिस किया गया और फौरन उसकी जो है गिरफ्तारी की मांग की गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहार में बता दूं, अगर पुलिस कार्रवाई आप बोल रहे जिस तरह मर्डर और रेप की, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक थाना में ऐसे केस मिलेंगे जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। खास करके बिहार पुलिस इन सब पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि ऊपर से उनको ऐसा ऑर्डर नहीं आता है। और रह गया माफियागिरी की बात, तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका इंटरनली कनेक्शन पॉलिटिशियन से होता है,
तो अब समझ सकते हैं जिसके रिलेशन और कनेक्शन बड़े बड़े माफिया के पॉलिटिशियन से हो, सरकार से हो, तो फिर उद्भेदन उसके अगेंस्ट कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं यही मामला होता है कि जल्दी क्रिमिनल्स के लिए जो भी एक्ट लगे होते हैं, जो क्रिमिनल है, जो क्राइम कर चुका है, उसका उद्भेदन नहीं होता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर आप खड़े होते हैं, अगर जनता के साथ, अगर मजदूरों की बात करते हैं और मजदूर अपना हक मांगते हैं और सड़क पे आते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि सत्ता जाने का डर लगा रहता है। अच्छा, कहीं ना कहीं तमिलनाडु मामले की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु मामले में जो बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं, बिहार के जो मजदूर रहते हैं, लेबर, बिहारी लेबर, बहुत सारे लेबर ने स्टेटमेंट दिया है कि वहां पर मेरे ऊपर हमला हुआ। लेकिन फिलहाल जो है वहां के जो प्रशासन है, वहां के जो शासन है, वो लोग भी जो है इससे बिल्कुल मुकर हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं मुकरेंगे? देखिए, इंडिया एक है, मतलब एक कंट्री हमारा, इसके अंदर 28 स्टेट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक है, सबको समानता का अधिकार है। आपको पता होगा आर्टिकल 19 में क्लाउज 6 क्लाउज है। 6 क्लाउज में आपको पता होगा किसी को भी कहीं भी घूमने का अधिकार है ना, किसी को भी कहीं भी रोजगार करके खाने का अधिकार है, कमाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपना कहीं भी वो अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर कुछ भी काम करके रह के खा सकता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बात पे अगर नहीं वो अगर एक्सेप्ट करती है कि हाँ हम मारे गए, तो फिर वो घेरे में आएगी, फिर उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगा। लेकिन ये आपको याद होगा 2008 में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को महाराष्ट्र से मार के भगाया जा रहा था। ये तो गलत नहीं है, ये तो फैक्ट है। और कर्नाटक, अच्छा सर, एक बात यहाँ मैं रोकना चाहूंगा, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरियां आ जाती है बिहारी लोगों के ऊपर? आखिर बिहार में बेरोजगारी चरम पर क्यों है? क्यों जाना पड़ता है बिहारी मजदूर को बिहार से बाहर मजदूरी के लिए? बता दूं आपको, एक मुकेश अंबानी करके एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं, जिनका नेटवर्थ है 106 बिलियन, और हमारे जो स्टेट बिहार का नेटवर्थ है, जो जीडीपी है 96 बिलियन। आप सोच सकते हैं, देश का एक आदमी मात्र जो बिहार से ज़्यादा अमीर है, फिर भी उसके अंदर जो कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या लाख। और बिहार गवर्नमेंट के अंदर, हमारा जो बिहार है, इसके अंदर 15 करोड़ की पॉपुलेशन है और जीडीपी इतनी कम है, और लगभग 65% लैंड हमारा बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो आप समझ सकते हैं, जहाँ एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है बड़ा, और ना ही किसी अलग सेक्टर में लोग इन्वॉल्व हैं, तो हमारे राज्य में रोजगार होगा कहां से? तो सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है नीतीश सरकार को, आखिर नीतीश सरकार फिर क्या कर रही है? सिर्फ निकम्मी नीतियां बनाती है क्या? देखिए, सरकार अकेले सिर्फ एक सीएम से नहीं चलता है, पूरे पार्टी जिस स्टेट के अंदर सरकार फिलहाल सर है ना नीतीश जी का, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आजादी के 75 साल हो गए, बिहार में देखिए कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। 2 साल 2.5 साल से ज्यादा एक मुख्यमंत्री नहीं रहा। ये ऐसा राज्य है जहां 2.5 साल में एक बार मुख्यमंत्री बदलेगा तो उस राज्य में तरक्की क्या होगा। ऐसी ऐसी पॉलिसी आती है जिससे सिर्फ स्टेट में पब्लिक को परेशानी होती है। 2006 में एमएसपी खत्म हुआ एग्रीकल्चर में, और आपको अपना अनाज बेचने तक का अथॉरिटी नहीं कि आप अपने दाम पे बेच सकें। आपको अड़ती नहीं है, आप कोई दलाल आता है सस्ते दामों पर उठा के ले जाता है। जितना खर्च लागत लगता है इन फसलों को उपजाने में किसान को, उससे कम में ही लोग को बेचना पड़ता है मजबूरी, जिससे उनका घर का खर्चा सिर्फ चलता है। तो तरक्की कहाँ से होगी? और बाहर के स्टेट में लोग यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ से मार खा के आते हैं, और बिहार में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन उनके वोट को लिया जाता है। अगर आप वोट देने के काबिल हैं, अगर वोट देने का अधिकार है, तो रोजगार भी मांगे। और बिहार में लोग हैं कि आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उठेंगे तो आपको मनीष कश्यप की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। अब भाई रोजगार अगर मांगने जाएंगे तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा था आरआरबी और एनटीपीसी मामले में छात्र आंदोलन किए थे और छात्र पर जो है लाठी बरसाया गया था। यानी नौकरी लेना यहाँ जो है बिहार में कहीं ना कहीं असंभव सी बात है। देखिए, बिहार में जब मैं बता दूं गवर्नमेंट पलटी करती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा क्राइसिस आता है, जॉब का क्राइसिस हो या अनएम्प्लॉयबिलिटी हो, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पब्लिक उसमें मारी जाती है। अगर जब युवा, अगर विद्यार्थी अगर सड़क पे आंदोलन करने उतरता है, तो बता दूं उसको सिर्फ लाठी लगाई जाती है पदाधिकारियों द्वारा, क्योंकि अगर लाठी नहीं लगेगा तो लोग जागरूक होंगे और सरकार गिरेगी। इसके डर से सरकार पुलिस प्रशासन को तगड़ी करती है और आवाज को दबा दिया जाता है। मतलब आपके संवैधानिक अधिकार और लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है, जो अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा सर, मनीष कश्यप को लेकर के बात कर लेते हैं, क्या उनकी रिहाई संभव है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जब शासक कुशासक बन जाती है और लोगों पर मनमानी ढंग से आरोप
थोप देती है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को सच्ची और जो न्यायपालिका काम है निर्भीक होकर किसी के दबाव में नहीं आकर जो देना जजमेंट वो देना चाहिए। अगर कोई बचा सकता है अभी अगर मनीष कश्यप को, तो वो मात्र इंडियन जुडिशरी है और उसका फंडामेंटल राइट है कि वो जो भी वो बोला है हमारे राज्य के, हमारे देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के हक के लिए बोला। अच्छा सर, मनीष कश्यप के समर्थन में जो भी आते हैं उनको जेल पर डाल दिया जाता है, क्यों नहीं? अब देखिए बात यह रह गई कि अब उसने 180 दिन का टारगेट दे दिया हुआ है। अब सोच रही सरकार अगर कहीं ये टारगेट सक्सेस हो गया तो हमारा सत्ता तो गया। अब डर में क्या ना करे, मरे जो सो करे। अगर आपको सांप काटने आएगा तो लाठी से मारिएगा, तो वो डर चुकी है। 1970 की बात बता दूं, बांग्लादेश में जब सरकार गिरी थी उसके बाद जिस तरह इंदिरा गांधी डरी थी, उसी तरह अभी मनीष कश्यप और हम लोगों जैसे पत्रकार से गवर्नमेंट डर चुकी है, क्योंकि उसका करप्शन। अच्छा क्यों डर रहे हैं सर? क्यों, आखिर क्यों डर रहे हैं? क्या मेन स्ट्रीम चैनल जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, उनसे खौफ क्यों नहीं है सरकार को कि हम जैसे पत्रकार? अरे नहीं होगा ना, मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल चैनल आपको पता होना चाहिए। जितना भी मेन स्ट्रीम और टेलीविजन चैनल है ये कॉमर्शियल चैनल है और गवर्नमेंट इनको फंड करती है। मैं खुलेआम मुंह पे बोलता हूं, गवर्नमेंट फंड करेगी आपको, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को गवर्नमेंट फंड करेगी तो ना, हमें कोई फंड नहीं करता, हम पब्लिक के लिए करते हैं और पब्लिक के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाते हैं। तो हमें रोकने के लिए सरकार कोई तो कदम उठाएगी ना। अच्छा क्या लगता है सर पत्रकार महोदय, क्या लगता है कि जो भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं उनकी आवाज को कहीं ना कहीं जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये अभी से नहीं, हमेशा से, देश आजाद होने के बाद से। उससे पहले गुलाम था, अंग्रेजों ने भी किया था और वर्तमान की सरकार भी करती है कि मीडिया पे ताला लगा देती है। वैसे मैं बता दूं, इंडिया में फ्री जर्नलिस्ट नहीं है कोई, और फ्री जर्नलिज्म यहाँ है नहीं, तो हम पे कई ज़्यादा एक्ट लगाए गए हैं कि हम क्या नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे तुम जर्नलिस्ट बन गए, कैसे मीडिया में, तो उनको मैं बताऊं कि एक आम नागरिक को जितना अधिकार है उस टेलीविजन चैनल पे बैठे एक एंकर को भी उतना अधिकार है। उसको भी बस आर्टिकल 19A मिला है और आपको भी, हमको भी, सभी को मिला है। लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा है कि वो वैसे लोगों से सवाल करते हैं कि वो एक जर्नलिस्ट है या यूट्यूबर है, क्योंकि भैया अगर वो आपके लिए ज़मीन पर उतर के खबर दिखाता है तो उसका रिस्पेक्ट करें, उसकी मदद करें। नहीं तो ऐसे ही लोग उसके विरोध करते हैं। जिसके बच्चे तमिलनाडु और हरियाणा में जाके काम करते हैं और हरियाणा और तमिलनाडु के लोगों से जूता खा के आते हैं, वही लोग अभी हम लोगों का विरोध करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं विरोध। अच्छा, मनीष कश्यप जी जो है, तमिलनाडु पुलिस उनको जो है रिमांड में ले चुकी है। अब क्या लगता है कि सख्ती से पेश आएगी या बिल्कुल आरामदायक सवाल किया जाएगा मनीष कश्यप? देखिए ये तो इंटरनल बात है उनका, अब किस तरह उनका टारगेट है कि वो किस तरह से रिमांड पे लेके उनसे पूछताछ करती है। लेकिन एक बात बता दूं, तमिलनाडु को गवर्नमेंट में एक और स्टेटमेंट दिया है कि उसको 1 करोड़ का घाटा हुआ है आर्थिक, क्योंकि वहां लेबर नहीं जा पाए। तो ठेका ले रखे हैं हम लोग क्या? बिहार का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो पूरे देश का ठेका लेके रखा है कि यहाँ से लेबर जाके खटेंगे। बिहार में क्यों नहीं मांगते लोग जॉब? बिहार में क्यों रोजगार नहीं मांगते? अगर उसको घाटा हुआ है तो उसका मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमारे लोग घर आएंगे, हमारे कौन अपना घर छोड़ के दुनिया में रहना चाहता है? अच्छा सर, एक सवाल, तीखा सवाल आपसे ये होगा कि मनीष कश्यप एज ए प्रेस रिपोर्टर, एज ए पत्रकार, उन्होंने एक बयान दिया था कि तेजस्वी यादव जी 180 दिन में मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, लिख के देता हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं एज ए पत्रकार ऐसा बयानबाजी शोभनीय है? क्यों नहीं? अगर बीजेपी कल दबाने की कोशिश करेगी तो मैं बीजेपी को चैलेंज दे दूंगा, आने वाले समय में नहीं बनने दूंगा। आरजेडी अगर हमें दबाने की कोशिश करेगी तो चैलेंज दूंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते एक इंडियन सिटीजन हूं और मेरे पास फंडामेंटल राइट्स है। मैं पॉलिटिक्स पे बात कर सकता हूं, इकोनॉमी पे बात कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। मैं राजनीतिक बात कर सकता हूं, मैं अगर लॉ पे आवाज उठा सकता हूं, मेरा राइट है ना। अच्छा सर, मनीष कश्यप जी ने एक और बात कही थी तेजस्वी यादव जी पर कि जो है वो जो है जो 9वीं फेल है तो वो क्या जो है बिहार को चलाएंगे? अरे बात तो सही है, बिहार की दशा और दिशा को परिवर्तन क्यों नहीं? बात सही, शिक्षा जब तक नहीं रहेगा, एक यूपीएससी 9वीं फेल है। अरे है ना 9वीं फेल। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, ग्रेजुएट कराया, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, मिडिल फैमिली से हूँ, आपने ग्रेजुएशन किया, ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे सर, आपके उप मुख्यमंत्री है सर, उनका सम्मान तो कीजिए। आप भी कह रहे हैं मायने नहीं रहता है। शिक्षा का हम रिस्पेक्ट करते हैं और एक रिस्पेक्टेड आदमी का रिस्पेक्ट किया जाता है, चोर के बेटे का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। जिसने 950 करोड़ रुपए का घपला किया हो, उससे पहले सरकार जिस दिन रिकवर कर लेगी 950 करोड़ रुपीज, उस दिन से हमें रिस्पेक्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री है अभी बिहार के वर्तमान
समय में, वो नम्मी ये तो फेल है। भैया नेपोटिजन के कारण अपने औकात पे आके उतर के पब्लिक से वोट मांग ले बाप के बिना रिस्पेक्ट के, और वो तो बपौती बात हो गया ना, बाप सीएम तो बेटा सीएम। ये राजतंत्र है क्या? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हमें आपको सबको अधिकार है, किसी का बाप का राज नहीं है। वही लोग कहते हैं ना कि मोदी का बाप का नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ लालू का नहीं है, ना ही तेजस्वी के बाप का है। लेकिन अभी वो लोग ऐसा कर रहा है ना जैसे उसके बाप का ही लगता है। मे भी हम लोगों पे भी केस हो सकता है, लेकिन डोंट केयर, उसके लिए नहीं डरते हैं। यानी आप मनीष कश्यप के समर्थन में हैं? नहीं भाई, मनीष कश्यप के मैं समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं। मैं बिहार के पब्लिक के समर्थन में हूं। कान खोल के सुन लीजिए, मैं मनीष कश्यप को कभी भी समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन बिहार के और भारत के सभी नागरिकों के साथ हूं। अगर उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो प्रेमराज चौहान हमेशा आवाज उठाएगा। दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ प्रेमराज चौहान जी थे। वीडियो को देखने के लिए तमाम श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। जय हिंद।